सो आज हम देखने वाले हैं वेरियस रेवेन्यू स्ट्रीम सर्विसेज, ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। नाउ आज हम देखेंगे कि इनका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका पे आउट कैसा होता है, एंड इसके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं, ठीक है, एंड ये एक आर्टिस्ट को कैसे बेनिफिट करेगा लॉन्ग टर्म में। सो सबसे पहले फिजिकल सेल्स एंड डिजिटल डाउनलोड्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि जो फिजिकल सेल्स थे पहले, जैसे सीडीज हो गए, विनाइल्स हो गए, तो इनका एक मार्केट होता था पहले, एंड अभी वो मार्केट ख़त्म हो गया। सो इसको तो हम स्किप करेंगे। आगे हम चलते हैं डिजिटल डाउनलोड्स। डिजिटल डाउनलोड्स क्या होता है कि जैसे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, इन सब पे आपको एक डाउनलोड का बटन मिलता है ताकि आप उसको ऑफलाइन भी उस म्यूज़िक को आप कंज्यूम कर सको, आप सुन सको, ठीक है। सो इस ये डिजिटल डाउनलोड कहलाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है रेवेन्यू स्प्लिट्स। अब नाम से ही समझ आ रहा है, रेवेन्यू स्प्लिट्स मीन्स जो ओवरऑल अर्निंग हुई एक गाने से, उनको अलग अलग हिस्सों में बांटना। अब अलग अलग हिस्से किसके होंगे? सपोज करो एक गाने को बनाने में एक लिरिसिस्ट लगा, एक कंपोज़र लगा, एक प्रोड्यूसर लगा, और एक उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला लगा। तो इन सब के कितने कितने हिस्से हुए, ये सारा जो काम है वो रेवेन्यू स्प्लिट्स के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि किस चीज़ का रेलेवेंस है, ठीक, मीन्स अभी आप देख रहे हो कि अब सेल्स और सीडीज जा चुके हैं मार्केट में, एंड जो डाउनलोड्स हैं वो भी अब उतना नहीं रह गए हैं, ठीक है। अभी भी कुछ कुछ जगहों पे उतनी अच्छी इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। सो कुछ जगह पे आप देखोगे कि अभी भी डाउनलोड्स चल रहे हैं, बट नॉर्मली अब हम और आप सब यहाँ पे स्ट्रीम करते हैं, किसी भी चीज़ को हम डाउनलोड करना पसंद नहीं करते, ठीक है। सो ये चीज़ आ जाती है कि रेलेवेंस के अंदर आज के मार्केट में क्या चल रहा है, हमें वो जानना है। अब हम देखेंगे स्ट्रीमिंग रेवेन्यू जनरेट कैसे होती है, एंड इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं एक आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। स्ट्रीमिंग जो पे आउट मॉडल है ना, वो प्रोराटा वर्सेस यूजर सेंट्रिक मॉडल्स, इन दोनों पे काम करती है, ठीक है। अब पर स्ट्रीम पे आउट जो होता है स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूजिक पे या यूट्यूब पे, वो जनरली डिफ़र कर सकता है कंट्री टू कंट्री। किसी कंट्री में वो ज़्यादा हो सकता है, किसी कंट्री में वो कम हो सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज़, अब इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन, दूसरा एड सपोर्टेड मॉडल्स। एंड आपने अगर स्पॉटिफाई यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें आप गाने तो सुन सकते हो, बट बीच बीच में एड्स आते हैं, या फिर यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो तो बीच बीच में एड्स आते हैं। इसको कहते हैं एड सपोर्टेड मॉडल्स। वहीं पे दूसरा जो है वो होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। जैसे आप कुछ पे आउट करो मंथली, एंड उसके बदले आपको एड्स नहीं देखने को मिलेंगे, एंड कुछ अलग से पर्क्स भी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ही काम करती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, या जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं अभी फ़िलहाल। वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसे काम करती हैं जो सिर्फ एड सपोर्टेड मॉडल्स पे काम करती हैं, ठीक है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो दोनों पे काम करती हैं। सो मोस्टली जो म्यूज़िक के टर्म्स में जो कंपनीज हैं वो ये दोनों मॉडल रखती हैं, बट फ्यूचर जो होगा वो सब्सक्रिप्शन मॉडल ही होगा। एड सपोर्टेड मॉडल्स आप देखोगे बहुत जल्दी बंद होंगे। नाउ नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि प्लेलिस्ट एंड एल्गोरिदम्स, ठीक है, इनका क्या रोल है। अब प्लेलिस्ट का रोल क्या है कि एक अच्छी प्लेलिस्ट आर्टिस्ट के स्ट्रीम्स को बहुत
ज़्यादा पुश कर सकती है एंड उसके रेवेन्यू को भी बहुत ज़्यादा पुश कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर आपकी स्ट्रीम्स बहुत कम है, ठीक, एंड आपके वहाँ की CPM, कॉस्ट पर क्लिक, CPC, अगर आपके वहाँ की CPC, कॉस्ट पर क्लिक, अगर वो कम है, सो आप उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जो तीसरी चीज़ आती है इसमें वो होती है परफॉर्मेंस रॉयल्टीज़। अब ये क्या है कि अगर सपोज करो एक आर्टिस्ट है, सपोज करो अरिजीत सिंह है, एंड दूसरा आर्टिस्ट है एक दर्शन रावल। सो अगर दर्शन रावल अरिजीत सिंह के गाने गाता है, सो किसी शोज़ में, सो उनको अरिजीत सिंह को कुछ पे करना पड़ेगा ताकि वो उनका गाना अपने शोज में गा सकें, ठीक। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस रॉयल्टीज़। सो ये कलेक्ट करना होता है एंड इसको कलेक्ट करने के लिए एक बॉडी होती है, वो हम आगे और जब जा रहे होंगे डीप में तो हम देखेंगे। अभी परफॉर्मेंस रॉयल्टीज़ का मतलब आप इतना समझ लो कि किसी आर्टिस्ट का गाना अगर कोई अदर आर्टिस्ट गा रहा है, सो उससे उसको कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ चीज़ आ जाती है रेवेन्यू जनरेशन में मैकेनिकल रॉयल्टीज़। अब ये आज के टाइम पे तो बहुत कम हो गए हैं, सो इसके लिए इसको अभी हम स्किप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सिंक्रोनाइजेशन या फिर सिंक लाइसेंसिंग। अब आपने देखा होगा कि कोई एक सॉन्ग है, उसको किसी मूवी में यूज़ कर लिया, ठीक, बहुत पहले वो रिलीज़ हुआ था एंड आज के टाइम पे वो किसी मूवीज़ में या किसी टीवी शोज़ में, सीरियल्स में या किसी अदर OTT प्लेटफॉर्म्स पे, वेब सीरीज़ में उसको यूज़ कर लिया गया। उसके लिए उन जो टीवी सीरियल्स या जिन शोज़ में उसको उस गाने को यूज़ किया जाता है, उसके लिए उनको वो पे करना पड़ता है पैसे, ठीक। वो सारी चीज़ें आ जाती हैं सिंक लाइसेंसिंग में, ठीक है। अगर आपका गाना किसी टीवी सीरियल्स में, कमर्शियल्स में यूज़ हो रहा है, उसके बदले आपको पैसे दिए जाएंगे और उस पैसे को कहेंगे सिंक लाइसेंसिंग। सिक्स बहुत कॉमन चीज़ आ जाती है लाइव परफॉर्मेंस। जैसे आप लाइव स्टेज पे जा रहे हो एंड अपने गिग्स कर रहे हो, शोज़ कर रहे हो, एंड वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लाइव परफॉर्मेंस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है मर्चेंडाइजिंग एंड ब्रांडिंग डील्स। अब इसमें क्या है कि अब जैसे जैसे आर्टिस्ट की ग्रोथ होती रहती है, उसी हिसाब से उसके पास ब्रांड डील्स आते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूबर्स बीच बीच में किसी किसी कंपनी की एड्स कर रहे होते हैं, किसी का ईयरबड्स, किसी का शर्ट्स, परफ्यूम्स ऐसा सेल कर रहे होते हैं, ठीक। ये सारे ब्रांड डील्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक सेलिब्रिटी या फिर एक ओन्ड पर्सन इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा होता है एंड इसके लिए वो पैसे चार्ज करता है उस कंपनी से। अब मर्चेंडाइजिंग एंड ब्रांड डील्स में दोनों में डिफरेंस क्या है? मर्चेंडाइजिंग जो होती है वो खुद की होती है, खुद की कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे पहुंचाना मार्केट तक, उसको कहते हैं मर्चेंडाइजिंग। वहीं पे ब्रांड डील्स क्या होती हैं? वो किसी और की कंपनी की प्रोडक्ट्स को आप आगे कर रहे हो अपनी ऑडियंस के। सो ये होती हैं ब्रांड डील्स। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है क्राउड फंडिंग एंड फैन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल्स। अब ये बहुत डीप एंड बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट है म्यूज़िक का, जिसमें आज के टाइम पे इंडियन इंडस्ट्री में इसका उतना यूज़ नहीं है। बट आपने अगर आप बाहर की सिंगर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो सो आपको आइडिया लगेगा कि क्राउड फंडिंग एंड फैन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल्स क्या होते हैं। कि सपोज करो एज एन आर्टिस्ट मैंने एक कार को ख़रीदा, ठीक,
एंड लोगों को पता चला कि मैं ये कार ओन करता हूँ, एंड अब मैं वो कार किसी और को सेल कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ताकि मैंने उसको यूज़ किया है। ऐसा आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर अपना बैट किसी को गिफ्ट करते हैं तो उस करोड़ों की वैल्यू हो जाती है। जस्ट सेम चीज़ है, इसको कहते हैं फैन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल्स। ठीक है, इसमें क्राउड फंडिंग भी होता है कि आप किसी कॉज के लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो, एंड आपने कुछ उसमें एड ऑन्स कर दिए कि आप यहाँ पे करो या फिर आप ये काम करो। सो ये सारी चीज़ें क्राउड फंडिंग के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट, आने वाले टाइम की भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जैसे NFTs हो गई, ब्लॉकचेन हो गई, या फिर इमर्जिंग मॉडल्स हो गए। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं एक सपोज करो गियर यूज़ कर रहा हूँ, सपोज करो जिस माइक से मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके NFTs मेरे पास हैं, ठीक, या फिर कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट है, जैसे सपोज करो मैंने एक गाना बनाया या फिर किसी आर्टिस्ट ने गाना बनाया, सो उसके बिहाइंड द सीन्स एक एक्सक्लूसिव लोगों को देखना है, मीन्स बहुत कम लोग, वो आर्टिस्ट चाह रहा है कि इसको बहुत कम लोग देखें। सो उन सारी चीज़ों पे पैसे कमाने को कहते हैं NFTs। ठीक, सो यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी आप सबकी हो गई है। अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है कि आपको एक रेवेन्यू स्ट्रीम प्लान बनाना है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, आपको जैसा समझ में आता है आप वैसा कर सकते हो। एंड आप मच अगर ईगर हो तो आप ये भी देख सकते हो कि और लोगों के स्ट्रीमिंग प्लान्स कैसे हैं। ठीक है, और लोग अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम प्लान्स कैसे बना रहे हैं यूट्यूब पे, किसी अदर सोर्स पे, सो आपको एक आइडिया लग जाएगा। एंड ये था आप लोग का सेकेंड एंड लास्ट वर्कशॉप। सो अभी आप लोग के 3 वर्कशॉप्स हो चुके हैं अगर काउंटेड करें तो, वैसे तो हम 4 ले चुके, सो अभी 3 करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको इन 3 वर्कशॉप्स को देख लेना है, एंड कुछ दिनों बाद हम एक 1-on-1 इंटरव्यू ले रहे होंगे आप सबका, एंड आप सब में से हम कुछ लोगों को, जैसे हर 1 या 2 लोग हर टीम से हम स्काउट करेंगे एंड उनके साथ हम काम करेंगे। ठीक है, सो अब उसमें हम पूछेंगे क्या यही सारी बेसिक्स चीज़ें। ठीक है, जितना मैंने आपको मतलब पढ़ा दिया है उसमें से ही हम पूछ रहे होंगे। ठीक है, सो ये बहुत कैजुअल एंड ईज इंटरव्यू होगा जिसमें हम बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे आप सबसे कि थ्रू आउट द कोर्स हमने जो बताने की कोशिश की या मैंने जो बताने की कोशिश की वो आपको थोड़ा बहुत समझ आया या नहीं। ये तो मैं जानता हूँ कि आप सबको पूरा नहीं समझ आया होगा। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा एक आइडिया लगे कि ये काम कैसे चल रहा है, ये पूरी इंडस्ट्री काम कैसे चल रही है, ताकि आपका इंटरेस्ट बने एंड हम आपको आगे और डीप में अब ले जाके आपको सिखा सकें। ठीक है, सो इंटरव्यू की डेट्स हम बता देंगे आपको आगे जब भी होगा, एंड तब तक के लिए आप लोग को गुड बाय।